अब राहुल गांधी ने आरएसएस और तिरंगे को लेकर जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब में आप सभी दर्शकों को एक बार मोहन भागवत को जरूर सुनना चाहिए। जरा सुनिए भागवत की नजर से आरएसएस के लिए तिरंगा क्या है। मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर। पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया। 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था। नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरा जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंबे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए। नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। और इसके बाद भी उन्होंने एक और बात कही। डॉक्टर हेडगेवार और तिरंगे के बीच का रिश्ता भी आरएसएस प्रमुख ने अपने शब्दों में बयां किया। जरा वो भी सुनिए। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले। 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था। संघ में दूसरा क्या हो सकता है। राकेश त्रिपाठी, सारे बयान सुनाए, मोहन भागवत क्या कह रहे हैं ये भी हमने दिखाया। अब जरा बताइए, मोहन भागवत ने जो बताया और जो आप अभी कोट कर रहे थे मैंने दिखाया, लेकिन 52 साल वाले आरोप का जवाब तो अभी भी नहीं मिलता। देखिए गौरव जी, ये बात पूरी तरह से झूठ है कि संघ 52 वर्षों तक तिरंगे ध्वज का बहिष्कार करता रहा। ये पूरी तरह से झूठ है। ये बात सही है कि नवीन जिंदल की याचिका से पहले, जिसको कांग्रेस ये क्लेम कर रही है कि ये कांग्रेस की याचिका थी, ये पूरी तरह से वैसे ही झूठ है। नवीन जिंदल की व्यक्तिगत कैपेसिटी में की गई याचिका, जिसके बाद से ध्वज संहिता में परिवर्तन हुआ है और कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कहीं पर भी तिरंगा लहराने के लिए स्वतंत्र हुआ, उससे पहले और 2009 के आदेश के बाद से रात में भी तिरंगा लहराने के लिए नियम बना। भारत सरकार ने उसको संशोधित किया, वरना उससे पहले तिरंगे को लेकर के बहुत कठोर नियम थे और इसलिए तिरंगा अन्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर राकेश जी, मैं अभी आपको, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको अपनी डीपी चेंज करनी चाहिए और सबने तिरंगा लगाया, मैंने भी अपनी डीपी में तिरंगा लगाया है, लेकिन मैं देख रहा हूं आरएसएस के हैंडल में अभी भी तिरंगा नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं एक बात इसको स्पष्ट कर दूं। वैसे तो इस बात को संघ के आधिकारिक तौर पे प्रवक्ता या प्रचार प्रमुख इसको स्पष्ट करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैनिक जीवन में रोज अपडेट करने का काम सरसंघ चालक जी नहीं करते हैं। मैंने भी उनके ट्विटर को फॉलो करता हूं, वो रोज ट्विटर पर एक्टिव होकर के उसको नहीं करते हो, और वो अपने ऐसे किसी सेवक से या किसी एजेंट से उसको संचालित कराए जैसा। चलिए, उम्मीद करते ये होगा। लेकिन राकेश जी, सवाल यहां पर यह है कि क्या ये जरूरी है? मैं मानता हूं कि हर देशवासी को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, और मानता है क्यों, ये तो हमारे खून में होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहां पर निकलता है कि अगर किसी ने बोला कि मैं अपनी डीपी पे तिरंगा नहीं लगाऊंगा, या आप बीजेपी के कहने पर अपने घर पे तिरंगा नहीं फहराऊंगा, तो क्या उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी मंशा क्या है ये स्पष्ट हो जाएगा। ये तय हो जाएगा कि उसको तिरंगों को लेकर के उसकी आपत्ति किस प्रकार की है। आप नहीं लगाना चाहते हैं, मत लगाइए। ये एक आह्वान है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। इससे भारत की नागरिकता नहीं चली जाएगी आपकी। लेकिन तिरंगे के प्रति आपका सम्मान किस तरह का है? जब देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, जब हर घर तिरंगा फहराने के लिए एक विशिष्ट अभियान चलाया जा रहा है, तो सबको राजनीतिक दल की भावना से ऊपर उठ करके, जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ करके सबको इसमें एकाकार होना चाहिए, एक भाव में आना चाहिए, क्योंकि ये देश का मसला है, किसी दल का मसला नहीं है। और एक बात और जोड़ दूं, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या संघ एक केसरिया रंग के झंडे के संदर्भ में बात करता है। ये कांग्रेस की नेशनल कमेटी रही है फ्लैग को लेकर के, फ्लैग कमेटी, जिसमें पंडित नेहरू भी रहे हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे हैं, पट्टाभी सीतारामैया भी रहे हैं। 7 सदस्यीय कमेटी ने माना था कि भारत का तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज
केसरिया रंग का होना चाहिए। लेकिन जब तिरंगे के रूप में सबने स्वीकार कर लिया तो उसके बाद इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल का मतभेद नहीं होना चाहिए। सबके लिए भारत का राष्ट्रीय केवल और केवल तिरंगा है। ठीक है, अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी को लाना चाहता हूं। अमित जमई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ये बताइए, यही देश है ना जहां पर 2 झंडे हुए करते थे जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा केंद्र में सरकार रही है, क्यों नहीं वो हटा? यही वो देश था ना जब 1988 से लेकर 1998 तक लाल चौक पर राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकते थे। किसके शासन में हुआ ये? तिरंगे का सम्मान अगर है तो ये चीजें क्यों हुई फिर उस दौरान? गौरव भाई, आधी जानकारी बड़ी खराब होती है। जैसे जम्मू कश्मीर के 2 ध्वज थे, वैसे ही कर्नाटका के भी 2 ध्वज हैं, वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी 2 ध्वज हैं, और जहां पर भी जिनके भी सबके राजकीय ध्वज हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराए जाते हैं। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। आप एक चीज को बहुत समझ लीजिए साफ साफ। दूसरी बात, हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार जरा सा उसकी सत्यता को जरूर जान लीजिए। जम्मू कश्मीर का विलय जो हुआ था वो भी आपके सामने है। अब वहां पे धारा 370 हट गई है और लाल चौक पर नहीं तिरंगा फहराया जाता था। तिरंगा जहां पे फहराया जाता था उन सारी जगहों पर 1948 से लेके आज तक कश्मीर में तिरंगा फहराया जाता। आपने आधी जानकारी की जवाब नहीं। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, एक स्टेट बताइए। नहीं, सुनिए सुरेंद्र जी, बीच में सवाल जोड़ेंगे आप और जानकारी देंगे, हमें और अच्छा लगेगा। एक देश 2 विधान को लेकर से बोलने के लिए देते हैं और बाकी सब लोगों को देशद्रोही साबित करने पे लगे रहते हैं। क्या मैंने कोई देशद्रोही साबित करने की नहीं बात की। मैंने तो पूछा भी कि अगर सुरेंद्र राजपूत झंडा नहीं लहराएंगे तो क्या आप सूली पे चढ़ा देंगे क्या? मैंने तो ये भी पूछा। मैं तो ये पूछ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आप बोलिए, आपको बोलने दूंगा मैं। मेरा सवाल ले लीजिए साथ में। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल ले लीजिए, आप बोलिए। सुरेंद्र राजपूत, आप बोलिए, मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल यह है कि लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए जब वहां पर राज्यपाल तक को इजाजत नहीं थी, या चलिए राज्यपाल नहीं, आम आदमी तक वहां नहीं जा सकता था, तो क्या वहां पर किया गया आपके शासन में? क्यों नहीं वहां तिरंगा लहराने के लिए आपकी तरफ से, वहां पर सरकार की तरफ से एक सुरक्षा दी जाती थी कि जाओ तिरंगा लहराओ? आपको जानकारी है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के साथ कितने साल लाल चौक पर तिरंगा फहराया? एक बार जरा चेक कीजिए। लगातार आपको खुशी होगी ये देख करके कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अनेक बार उसके बाद लाल चौक, उसके बाद रुकिए तो बोलिए, उसके बाद भी बोलिए जवाब दे दूं एक बार। 1990-91 तक लगातार वहां झंडा। उसके बाद आतंकवाद आ गया, रूबिया सईद का अपहरण हो गया, उसके बाद क्या नाम मकबूल भट्ट को फांसी हुई, उसके बाद सारी चीजें हुई। आतंक में जब कश्मीर गया है, चाहे वो भाजपा का शासन रहा हो, चाहे वो एनडीए का शासन रहा हो, चाहे वो यूपीए का, चाहे संयुक्त मोर्चे का जिसको भाजपा ने समर्थन दिया था वीपी सिंह की गवर्नमेंट में, किसी भी सरकार में चूंकि आतंकवाद बहुत ज्यादा था तो वहां की परिस्थितियां दूसरी थी। आप किस तरीके की बातें करते हैं? अरे सर, पर मैं इसी तरीके की बात कर रहा हूं कि जहां पर हम बात करते हैं तिरंगे की, हम बात करते हैं दूसरे लोगों पर कि ये तिरंगे के साथ दंगा फैलाते हैं, तो मैं यही पूछ रहा हूं, आतंकवाद, परिस्थितियां, और ये कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने इतना मजबूर कर दिया कि जब कोई तिरंगा लेकर लाल चौक तक जाता था तो उसको रोक दिया जाता था और तिरंगा फहराने तक, जबकि सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि लाल चौक पर जाकर नेहरू जी ने झंडा फहराया तिरंगा, मैं मानता हूं, लेकिन 91 में जब आपकी सरकार थी तब क्या हो रहा था लाल चौक पर? तब क्या हो रहा था हमारी सरकार? हाँ, उस वक्त वहां पर महबूबा मुफ्ती के पिताजी की सरकार थी, भाजपा वाले सहयोग कर रहे थे, पूछिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी आप रुकिए इस बात पर, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। फिर आप आ जा रहे, क्या नाम, सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार का विषय, केंद्र सरकार का? हाँ, बताइए ना। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां थोड़ी अलग है सुरेंद्र जी, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां थोड़ी अलग है, लेकिन एक मिनट, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरे प्रवक्ताओं पर जाता हूं। जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड जी। अब आप आ जाइए। अभी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता ने संघ का बड़े ही किस तरीके से वो किया। 26 जनवरी, 15 अगस्त और समस्त राष्ट्रीय पर्वों पर सारे के सारे संस्थान यानी मंदिर और मस्जिदों तक पर तिरंगा लगता था। नागपुर की या किसी संघ की शाखा पर तिरंगा नहीं लगता था। आप समझिए इस बात। 2002 के बाद हर घर में तिरंगा 2002 के बाद। नवीन जिंदल कांग्रेस के सांसद थे, भाजपा के सांसद नहीं थे। जैसे कपिल सिब्बल हमारे सांसद हैं और आप कहते हो मंदिर वाले उसमें वो वकील थे, कांग्रेस का वकील कहते हो ना, तो नवीन जिंदल हमारे सांसद थे, हमने उसको लगवाया था नंबर 1। नंबर 2, तिरंगे पर कहां विरोध है? चंदन गुप्ता के माँ बाप को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? उसको दंगे में आप लोगों ने मरवा दिया।
चंदन गुप्ता को जवाब दीजिए मरवा दिया। राकेश जी, ये जवाब दीजिए। आपके ऊपर ये बड़ा आरोप लगा, इसका जवाब आपने नहीं दिया। जल्दी से, उसके बाद मैं दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाता हूं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में कासगंज में दंगा नहीं हुआ था पहली बार। कासगंज में जानबूझ करके कुछ जिहादियों ने तिरंगा लहराए जाने पर आपत्ति जताते हुए, जिनकी पाकिस्तान में आस्था है, उन्होंने एक आपराधिक घटना करने का काम किया था, जिसको आपराधिक घटना पर छोटा उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया। सरकारी नौकरी क्यों नहीं? सरकार ने गिरफ्तार करके उनको भेजने का काम किया। सरकारी नौकरियां किसको मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसकी सर्टिफिकेट प्रक्रिया मैं आ रहा हूं। चलिए ठीक है। शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। शिवम त्यागी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन ले, फिर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। शिवम त्यागी 30 सेकंड। मैं सिर्फ इनसे कहना चाहता हूं, आप किन से पूछ रहे हैं? जिन लोगों ने जन्मदिन भी हवाई जहाज में मनाए हो, वो उनको कैसे पता होगा कि शाखाओं में झंडा फहराया जाता है या नहीं?